जो मैं आज ज़रूरी समझता हूँ कि आप सबसे साझा करूँ, आप सबसे शेयर करूँ, ये मानते हुए कि आप में से अधिकतर लोगों को ये बातें मालूम होंगी, फिर भी ये दिन वो दिन है जब उन बातों को याद किया जाना चाहिए और एक दूसरे से शेयर किया जाना चाहिए। 26 जनवरी 1929 ये वो दिन है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो रिजोल्यूशन लिया था 26 जनवरी 1929। उस रिजोल्यूशन में पहली बार भारत को एक पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया भारत के लिए। उस दिन से लेकर जिस दिन हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 तक, उसके पहले तक हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उस दिन के बाद से हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो गया। 26 जनवरी इस दिन का जो दूसरा सबसे बड़ा महत्व है वो ये कि इस दिन 1950 में इस देश को वो दस्तावेज मिला, वो डॉक्यूमेंट मिला जिसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आइन कहते हैं। ये वो कानूनी दस्तावेज है जिसके बल पर हम भारत को उस रूप में प्रतिभाषित करते हैं, उस रूप में दुनिया के सामने रखते हैं कि ये एक स्वतंत्र गणतंत्र है। ये वही संविधान है जो भारत की परिभाषा बताता है। ये संविधान एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑलमोस्ट 3 सालों तक, टू बी एग्जैक्ट 2 साल 11 महीने और 17 दिनों तक काम किया। ये एक बड़े विशिष्ट लोगों की एक बड़ी असेंबली थी जिसने 3 सालों तक काम किया और इसके अंदर लगभग 12 मेजर कमेटियां थीं और कई अनगिनत सब कमेटियां थीं। इस कमेटी ने 3 सालों तक काम किया। उसमें एक मेजर कमेटी थी जो तिरंगे झंडे के लिए थी। उस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भारत के बाद में बने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तिरंगे झंडे की उस कमेटी के सदस्य अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फंडामेंटल राइट्स की जो कमेटी उसके अंतर्गत थी, उसके अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। ड्राफ्ट कमेटी जो उसकी थी, उसके अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पहली बार बनाई गई थी 1946 में, 1946 में, तो इसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, 389। मगर बाद में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतिहास में ये दर्ज है कि विभाजन का फैक्ट सामने आया था। तो उनमें जिन जिन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन था और जो विभाजन के फैक्ट के अनुसार अब इस देश का हिस्सा नहीं रहने वाले थे, तो उन सदस्यों को उसमें से डिलीट किया गया। वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भाग हो गए। इस तरह इफेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें कुल मिलाकर 299 सदस्य हुए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और ये 15 दिनों तक चली थी। पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ और 15 दिनों तक चला था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो रेजोल्यूशन पेश किया था जो आधार बना बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट का। उस प्रथम सेशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रथम सेशन में
कुल मिलाकर 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 9 महिलाएं भी थीं। कुछ प्रमुख नाम हमें जानना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एम. आसफ अली, सरोजनी नायडू। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने उस प्रथम सेशन में हिस्सा लिया था। जैसा कि हमने बताया कि ये असेंबली कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 3 सालों तक काम करती रही, और जब वो दस्तावेज बन के तैयार हुआ, जिसमें सैकड़ों बार प्रस्ताव रखे गए और उनका अमेंडमेंट भी किया गया, फाइनली 24 जनवरी 1950 को वो दस्तावेज अपनी उस फाइनल शक्ल में, उस अपने फाइनल रूप में सामने आया, जिसे हम आज भारत का संविधान कहते हैं। उस 24 जनवरी 1950 के दस्तावेज पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 में सदस्यों में से कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। बाकी 15 लोग वो उपस्थित नहीं थे किसी भी कारण से। और उस दिन 24 जनवरी 1950 के बाद संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से 26 जनवरी 1950, एक दिन के गैप के बाद, वो मसविदा, वो डॉक्यूमेंट भारत के संविधान के रूप में एडॉप्ट किया गया। और यही वो 26 जनवरी है जिस दिन भारत को उसका संविधान मिला, हम एक गणतंत्र बने। इस संविधान का अगर 2 हिस्सा देखा जाए मुख्य रूप से, एक उसका प्रीएम्बल है और एक उसका मेन कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल्स है। प्रीएम्बल क्या कहता है? प्रीएम्बल 1950 की 26 जनवरी को ये कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया hereby solemnly resolve to constitute India into sovereign democratic republic. Sovereign democratic republic, ये 26 जनवरी 1950 के संविधान का प्रीएम्बल है। इस संविधान तब से लेकर आज तक अगर हम देखें तो इस मसवदे में कुल मिलाकर 99 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। पहला अमेंडमेंट 18 जून 1951 को हुआ और सबसे अंतिम अमेंडमेंट 31 दिसंबर 2014 को हुआ, जो जुडिशियरी कमीशन के रूप में हुआ। प्रीएम्बल में जो मैंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र की परिभाषा ये थी कि ये एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसमें 1 अप्रैल 1977 को, 1 अप्रैल 1977 को 2 शब्द और जोड़े गए। वो शब्द थे सोशलिस्ट सेकुलर। और इसलिए आज जब हम सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो भारत के संविधान का प्रीएम्बल ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया hereby solemnly resolve to constitute India into a sovereign सेकुलर, ए सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमारे संविधान का प्रीएम्बल है। संविधान का जो दूसरा हिस्सा है, जो उसका असल डिटेल है, अगर उसको संक्षेप में बताया जाए तो उसका भी 2 हिस्सा है। एक हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स का, ये वो बातें हैं जिससे इस देश के नागरिक को वो अधिकार प्राप्त होता है जिसके साथ हम जीते हैं। दूसरा हिस्सा उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, मतलब जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, उनके क्या कार्य हैं, उनके क्या अधिकार हैं। तो इस तरह संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो न सिर्फ के नागरिकों को उनका अधिकार देता है, उनके कर्तव्यों को बताता है, बल्कि साथ साथ सरकारों को भी उनके काम करने के तरीके का एक ढांचा प्रस्तुत करता है। तो इस तरह भारत का जो स्वरूप आज के दिन हमारे सामने है वो संविधान के कारण से है। जब हम अपने देश को संविधान की परिभाषा के अनुसार एक गणतंत्र कहते हैं तो गणतंत्र का मतलब रिपब्लिक है, और रिपब्लिक के डेफिनेशन ये है कि वहाँ का जो हेड होगा वो हमेशा इलेक्टेड होगा। ये राजतंत्र नहीं है, इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमारे देश में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो किसी परिवार के कारण से नहीं होते,
हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम गणतंत्र हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारी जड़ है, ये हमारी पहचान है। आज के दिन के इस महत्व के साथ मैं अपने विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। जो छात्र 2014 में आए हैं, इस विश्वविद्यालय का अंग बने हैं, उनके लिए थोड़ी सी बातें। 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक्ट के अनुसार भारत के उन राष्ट्रों में जहां पहले से कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, वहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला किया गया। उसी क्रम में बिहार को भी पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला, और वो जो एक्ट है वो एक्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 का। इसके तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार की स्थापना हुई। इसका मतलब ये हुआ, और ये हुई फरवरी 2009 में। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर तब से लेकर आज तक की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने भी 5 साल 11 महीने ऑलमोस्ट पूरे कर लिए। ये 5 साल 11 महीने का जो सफ़र है इस विश्वविद्यालय का चुनौतीपूर्ण रहा है। जब भी कोई नई संस्था कायम होती है तो उसके सामने बहुत सारी अनजानी बातें आ जाती हैं, जिसका पहले से आपके पास में कोई अनुभव नहीं होता। रास्ते आपको खुद बनाने होते हैं और फिर उन पर चलना होता है। विश्वविद्यालय को एक पहचान दिलानी होती है, और ये सब कुछ मिलकर विश्वविद्यालय उस उद्देश्य की ओर बढ़ता है जिसके लिए उसे स्थापित किया जाता है। विश्वविद्यालय का सबसे पहला खड़ा छात्र होते हैं, जिनके लिए विश्वविद्यालय बनाया जाता है। छात्र इस विश्वविद्यालय की पहचान होते हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। आज के दिन वो छात्र जो शुरू में आए, पास करके आज जीवन में कहीं कहीं हैं, वो सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। वो जहाँ भी हैं, हमें उन पर गर्व है कि वो आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के नाम के साथ कहीं न कहीं पाए जाते हैं। हम में से जब भी जिसको ऐसा मौका मिलेगा कि कभी जीवन में किसी ऐसे से मिलने का संयोग हो और ये पता चले बाद में, अरे तुम भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार के हो, आप उस अनुभूति को महसूस करेंगे कि आप भी वहीं के हैं जहाँ का आपके सामने वाला व्यक्ति है। एक एक दिन, एक एक पल जो हमने यहाँ बिताए हैं, वो सब हमारी स्मृतियों की धरोहर है। हम इन्हें भूल नहीं सकते, ये हमारी पहचान का हिस्सा है। विश्वविद्यालय का दूसरा धड़ा शिक्षक बंधु होते हैं, जो इंजन स्वरूप होते हैं। वो विश्वविद्यालय को वो रूप देते हैं, वो स्वरूप देते हैं, उस मकसद को पूरा करने में सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय जिस मकसद के लिए बनाया जाता है वो मकसद शिक्षण और शोध है, तो नेचुरली इसके लिए जो साधन है वो शिक्षक बंधुगण ही हैं। इस दिन हमें उनका सम्मान भी याद करना चाहिए, उनके प्रति हमारा जो आभार है वो भी निकल के आना चाहिए, और शिक्षकों को भी इस दिन इस विश्वविद्यालय के प्रति अपने कर्तव्यों का उतना ही ध्यान होना चाहिए। विश्वविद्यालय का जो तीसरा धड़ा है वो उसका प्रशासन वाला भाग है। ये प्रशासन का मुख्य काम सिर्फ एक है, वो ये है कि उस माहौल को बनाने में मदद करना जिस माहौल से विश्वविद्यालय का उद्देश्य पूरा होता है। शुरू के दिनों में ये बिल्कुल संभव है कि ऐसी कई बातें हों जो किसी बंधे बधाए नियम के तहत पूरी न की जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी बुद्धि लगाकर, अपना तर्क लगाकर उन छोटी मोटी समस्याओं को इसका ध्यान रखते हुए कि हमसे कोई गलत ना हो रहा हो, आगे बढ़ने की बात करें। क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाला दिन, आने वाला इतिहास हमसे पलट कर पूछेगा कि क्या हमने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन किया था। ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। इसलिए ये सब हम सबों का सामूहिक कर्तव्य भी है। इस विश्वविद्यालय के बारे में एक दो बातें और मैं आपसे बताना चाहूँगा। ये विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 के तहत स्थापित किया गया, जिसका नाम हम सभी जानते हैं, पीछे के पोस्टर पे लिखा हुआ भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार।
आपने पढ़ा होगा, अखबारों में सुना होगा, देखा होगा टीवी पर कि बिहार राज्य को एक दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय भी मिला है केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार। अब ये जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया एक जटिल चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें पहले कोई एक समिति होगी, उसकी अनुशंसाएं होंगी, फिर उसके बाद फाइनली जब वो एक रूप में आ जाएगी तो उसे लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। पहले कैबिनेट, बाद में लोकसभा, और लोकसभा से पारित होने के बाद फिर ये राज्यसभा में जाती है, और राज्यसभा से भी पारित हो जाने के बाद ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित होती है। उस दिन वो जो अमेंडमेंट बिल था वो एक्ट का रूप ले लेता है, और ऐसा ही हुआ भी है। 18 दिसंबर 2014 को भारत का राजपत्र प्रकाशित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। 18 दिसंबर 2014 को भारत का राजपत्र प्रकाशित हुआ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, और जिसके अनुसार अब बिहार राज्य में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला, पूर्व से नामित केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार का नाम अब उस अमेंडेड एक्ट के अनुसार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया है। ये गंगा नदी के साउथ अर्थात दक्षिण में। और दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में स्थापित होना है, जिसका नाम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस तरह इस राज्य को आज के दिन 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय मिले हैं। ये अब तक इस विश्वविद्यालय के इतिहास का हिस्सा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आने वाला जो समय है वो इस विश्वविद्यालय का नाम दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के नाम से होगा। इसकी कुछ और प्रक्रियाएं हैं जो हमें पूरी करनी होंगी। हमें मंत्रालय से उस चिट्ठी का इंतज़ार है, जो मुझे लगता है कि इसी सप्ताह आ जानी चाहिए, जिसमें कि ये जो नया बदला हुआ नाम है ये हमें प्राप्त हो जाएगा, और फिर कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करके हमें उन कानूनी चरणों को पूरा करना होगा, वो हम करेंगे। इस विश्वविद्यालय के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके 2 कैंपस, जो एक पटना यहाँ जहाँ हम लोग हैं, जो मुख्य रूप से चलता है बीआईटी परिसर में, और दूसरा गया में है। हमें केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार रक्षा मंत्रालय की 300 एकड़ ज़मीन गया में उपलब्ध करा दी गई है, जिस पर के स्थापना दिवस भी मनाया हम लोगों ने, स्थापना वाला फाउंडेशन डे, वो 27 फरवरी 2014 को मनाया था। उस पर जो पहले चरण का कंस्ट्रक्शन वर्क है वो शुरू भी हो चुका है। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि पहले चरण का कंस्ट्रक्शन जो है वो नेचुरली बाउंड्री वॉल का है और गेट का है। तो पूरी जो 300 एकड़ लंबी ज़मीन है वो जिस भी रूप में है, उसमें बाउंड्री वॉल की लंबाई लगभग 7.5 किलोमीटर है, लगभग 7.5 किलोमीटर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दिन कि लगभग 4 किलोमीटर के आसपास, 4 किलोमीटर के आसपास जो बाउंड्री वॉल की लंबाई है वो निर्माणाधीन है आज के दिन। ये गया टेकारी रोड पे गया शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। चरण का दूसरा कंस्ट्रक्शन चरण का जो दूसरा हिस्सा है वो फिर कुछ स्कूल बिल्डिंग्स और कुछ हॉस्टल्स के निर्माण का है। तो ये प्रक्रियाएं हैं जो चलती रहेंगी। हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में, चूँकि बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क है इसलिए इसमें समय लगेगा, वो छात्र जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में यहाँ आए हैं उनके बारे में मैं अपनी तरफ से ये महसूस करता हूँ कि शायद विश्वविद्यालय के उस रूप में नहीं देख पाएंगे कि वो बिल्कुल अपने कैंपस में, परिसर में आपके सामने खड़ा हुआ है, मगर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अरे साहब, हम कहीं तो होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ से लौट के कभी तो आएंगे, विश्वविद्यालय के उस भवन को देखने आएंगे, उस परिसर को देखने आएंगे। यही तो है जिसका आज ये नाम है। एक बात तो बिल्कुल तय है कि कम से कम नाम बदलने के पहले तो हम यहाँ हैं। कि अगर ऐसा होता कि नाम हमारे बाद बदलता तब तो अजनबी हो जाता, लेकिन कम से कम हम उस नाम के साथ यहाँ हैं
जिस नाम के साथ वो विश्वविद्यालय बनेगा, इसलिए हम अनजाने होकर भी तब हम जाने वाले होंगे, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है। हम खुद वहाँ हो न हो, लेकिन हम वहाँ ज़रूर आएंगे, विश्वविद्यालय को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि उससे मेरी पहचान बनी है, हम सबों की पहचान बनी है। तो इन सब बातों के साथ मैं एक आपको सूचना और देना चाहता हूँ। 25 दिसंबर, आज मैं बहुत डेट की बात कर रहा हूँ, 25 दिसंबर 2014 केंद्र सरकार के एक आह्वान के अनुसार उस दिन गुड गवर्नेंस डे मनाने का फैसला किया गया था। ये वो दिन है जिस दिन जीसस क्राइस्ट के साथ साथ हमारे देश के एक बड़े लोकप्रिय नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। तो उनके जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने का आह्वान किया, फैसला किया, और सभी तरह के संस्थानों को यह कहा गया कि आप इस सिलसिले में कई प्रकार के आयोजन जो आप कर सकते हैं वो करें। उस संबंध में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भी आयोजन किया था, और ये आयोजन था ऐसे कंपटीशन का, गुड गवर्नेंस डे का। ये ओपन कंपटीशन था। एक समिति बनी और जितनी भी प्रविष्टियाँ इसमें आईं, जितने भी आलेख यहाँ प्राप्त हुए, उस समिति ने बड़े गहन निरीक्षण के बाद और बड़े स्टेप्स के बाद फाइनली उसने निष्कर्ष निकाला है, रिजल्ट आ गया है। मुझे आज खुशी है कि मैं आज 26 जनवरी 2015 के दिन उन प्राप्त सभी आलेखों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के नाम की घोषणा करूं और आपसे शेयर करूं। गुड गवर्नेंस डे का प्रथम पुरस्कार राजनीति शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आलोक गुप्ता के नाम दिया है। द्वितीय पुरस्कार सागर कुमार वर्मा जो LDC हैं, उनके नाम से गया है। और तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को गया है। एक हमारे हिंदी अधिकारी प्रतीश कुमार दास और संदीप या सुदीप पंडित, इन दोनों को ज्वाइंटली गया है। तो आज का दिन उन सबों को भी विशेष रूप से मुबारक हो कि आपने, और हमें उम्मीद है कि उनके